नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत में लगातार चीन के सामान के बहिष्कार की मुहिम चलाई गई। भारत सरकार ने भी चीन की ऐप को बंद करने को डिजिटल स्ट्राइक बताया। इस बीच चीन 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बनकर उभरा है। एक तरफ जहां बहिष्कार की बातें हो रही थी, वहीं दूसरी ओर चीन के साथ व्यापार बढ़ाया जा रहा था। पिछले साल दोनों देशों के बीच 77.7 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ, जो अमेरिका के साथ हुए 75.9 बिलियन डॉलर से अधिक है। भारत ने अकेले चीन से 58.7 बिलियन डॉलर का आयात किया है, जो भारत द्वारा अमेरिका और यूएई को मिलाकर किए गए आयात से अधिक है। यानी भारत चीन पर पिछले साल भी पूरी तरह से भारी मशीनरी और दूरसंचार उपकरण और घरेलू सामान के लिए निर्भर रहा। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी से आज सीबीआई ने कोयला घोटाले में पूछताछ की, जिसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार जांच पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कोर्ट में हलफनामा देकर राज्य सरकार ने कहा है कि इस मामले में सीबीआई की जांच उचित नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने इसके लिए अपनी मंजूरी 2 साल पहले ही वापस ले ली थी। लेकिन सीबीआई अब तक जांच कर रही है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा कि क्या बंगाल में कोयला घोटाले में सीबीआई जांच कर सकती है या नहीं। सीबीआई ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी से करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई के पहुंचने से पहले ममता बनर्जी अभिषेक के घर पहुंची और थोड़ी देर तक रुकी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रुजिरा से सीबीआई की पूछताछ के कारण सियासी माहौल गर्म हो गया है। रुजिरा ने सोमवार को कहा था कि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि आखिर उनसे पूछताछ क्यों की जा रही है। बताया गया है कि रुजिरा से कोयला घोटाले को लेकर पूछताछ की गई। कोयला घोटाले के आरोपी अनूप माझी ने रुजिरा को पैसे क्यों दिए। गुजरात में नगर निगमों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को जोरदार जीत मिली है। कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। बीजेपी की सभी 6 नगर निगमों में जीत तय हो गई है, तो सूरत नगर निगम में बीजेपी ने 93 सीटों पर कब्जा जमाया है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आम आदमी पार्टी को यहां 27 सीटें मिली हैं। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी बीजेपी के गढ़ में मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभर गई है। दूसरी ओर सूरत नगर निगम के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। इसके अलावा एआईएमआईएम ने भी अपना खाता खोल लिया है। एआईएमआईएम ने अहमदाबाद के जमालपुर की पैनल यानी 4 सीटों पर जीत हासिल की है। बता दें, 6 नगर निगमों के चुनाव में कुल 576 सीटों पर चुनाव हुए थे। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव सूरत में आम आदमी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन से दिल्ली के सीएम और पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल गदगद हैं। वो 26 फरवरी को सूरत में रोड शो करेंगे और इसके जरिए गुजरात के लोगों का धन्यवाद करेंगे। पर्यावरण के मुद्दों पर काम करने वाली कार्यकर्ता दिशा रवि को मंगलवार को जमानत मिल गई है। दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट के जज धर्मेंद्र राणा ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इसी अदालत ने बीते शुक्रवार को दिशा को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दिशा रवि के वकील ने अदालत को बताया कि उनकी मुवक्किल का परिवार जमानत के लिए 1 लाख रुपए नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये उनकी सामर्थ्य से बाहर है। दिशा को जब अदालत में लाया गया तो वह अपने रिश्तेदारों को देखकर रो पड़ी। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को इसी अदालत में एक और याचिका दायर कर दिशा रवि की हिरासत को 4 दिन के लिए बढ़ाए जाने की मांग की थी। दिशा पर आरोप है कि उसने एक टूल किट को तैयार करने और इसे सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। पुलिस का दावा है कि इस टूल किट के पीछे सिख अलगाववादी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का हाथ है। दिशा रवि को जमानत देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि रिकॉर्ड में कम और अधूरे सबूतों को ध्यान में रखते हुए मुझे 22 वर्षीय लड़की जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है को जमानत के नियम को तोड़ने के लिए कोई भी ठोस कारण नहीं मिल रहा है। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा 4 और दिन की कस्टडी की मांग को खारिज कर दिया। मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ने वाली कार्यकर्ता नवदीप कौर ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि पुलिस ने उनको गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन में बुरी तरह से पीटा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में नवदीप ने यह दावा किया है। बता दें, नवदीप कौर 1 महीने से ज़्यादा समय से जेल में बंद हैं। उनको 12 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में हत्या का प्रयास और अवैध वसूली के आरोप हैं। नवदीप कौर हरियाणा के कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में उन मजदूरों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रही थीं जिनके वेतन लंबित थे। कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 24 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा।
प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय हो गई हैं। वो लगातार किसान महापंचायतें कर रही हैं। इस बीच एनडीटीवी से बातचीत करते हुए जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रियंका गांधी यूपी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि लोगों के मुद्दे उठाने की मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है। जनता की आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है। मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं लड़ती रहूंगी। मैंने किसी के साथ गद्दारी नहीं की, ना ही करूंगी। किसानों के मुद्दे को लेकर यूपी में जगह जगह किसान महापंचायत कर रही प्रियंका गांधी ने आज मथुरा के पालीखेड़ा में किसानों को संबोधित किया। प्रियंका ने कहा कि पीएम सिर्फ अहंकारी ही नहीं बल्कि कायर भी हैं। किसान 90 दिन से दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, लेकिन पीएम एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए, जबकि 200 से अधिक किसान शहीद भी हो चुके हैं और उल्टा संसद में उनको आंदोलनजीवी और परजीवी कहकर अपमानित किया। प्रियंका ने कहा कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। प्रियंका ने यह भी कहा कि उनकी सरकार आते ही ये कानून वापस लिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण को लेकर उनको घेरा। प्रियंका ने कहा कि अगर पिछली सरकारों ने कुछ बनाया ही नहीं तो फिर आप बेच क्या रहे हैं। आपकी सरकार ने सिर्फ नोटबंदी और जीएसटी बनाया है, जिससे जनता परेशान है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार एलआईसी के अलावा कई कंपनियां बेच रही है। गोवर्धन पर्वत को बचा कर रखें, कल को सरकार इसे ना बेच दे। कोरोना के इलाज का दावा करने वाली दवा कोरोनिल को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग रामदेव के पीछे पड़ गए हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। लोग केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी पर भी निशाना साध रहे हैं, क्योंकि वो कोरोनिल के लॉन्च में शामिल हुए थे। रामदेव से नाराज लोगों ने ट्विटर पर #अरेस्ट रामदेव ट्रेंड कराया और मीम भी ट्वीट किए। रिटायर्ड आईएएस अफसर मनीष रंजन ने कहा कि किसी को भी लोगों की सेहत से खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट कर कहा कि क्या दिल्ली पुलिस WHO के सर्टिफिकेशन के नाम पर लाखों लोगों को गुमराह करने के लिए रामदेव को गिरफ्तार करेगी। इसी तरीके से बहुत से लोगों ने रामदेव की गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें, इससे पहले भी रामदेव कोरोनिल के बारे में किए गए भ्रामक दावों को लेकर फंस चुके हैं। कोरोनिल को लेकर फंसे रामदेव पर अब चौतरफा हमले हो रहे हैं। रामदेव ने यह कहकर कोरोनिल को लॉन्च किया था कि यह एविडेंस बेस्ड है और अब कोई सवाल नहीं उठा पाएगा, लेकिन लॉन्च होते होते ही भ्रामक दावों के 1000 सवाल उठ गए और रामदेव की अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। वहीं कांग्रेस ने भी कोरोनिल के लॉन्च पर उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को घेरा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार अपने कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए किस स्तर तक गिर गई है, ये चौंकाने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री ने बेहद गैर जिम्मेदाराना ढंग से एक ऐसे उत्पाद को प्रमोट किया है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की ओर से प्रमाणित होने का झूठा दावा करता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ठीक ही स्वास्थ्य मंत्री और मोदी सरकार की आलोचना की है। पिछले साल आज ही के दिन हुए दिल्ली दंगों को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अपने उकसाऊ भाषण को लेकर कहा है कि उनको अपने भाषण पर कोई पछतावा नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर ऐसा करूंगा। बीजेपी नेता ने दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नाम की किताब के विमोचन पर कहा, मैंने जो किया मैं फिर करूंगा, सिवाय इसके कि मैं दिनेश खटीक, अंकित शर्मा और कई अन्य की जान नहीं बचा सका। बता दें, 23 फरवरी को कपिल मिश्रा ने जाफराबाद में सड़क पर CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने की धमकी दी थी, जिसके बाद आरोप लगाया गया कि दिल्ली दंगे के लिए कपिल मिश्रा का भाषण जिम्मेदार है। दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के एयरक्राफ्ट को इंडियन एयर स्पेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इमरान खान भारतीय स्पेस का इस्तेमाल कर श्रीलंका जाएंगे, जिसके लिए पाकिस्तान ने भारत से अनुमति मांगी थी। हालांकि 2018 में जब भारत ने पीएम मोदी के एयरक्राफ्ट के लिए पाकिस्तान से अनुमति मांगी थी तो पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया था। भारत में एक दिन में 10,584 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 78 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,10,16,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,56,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,47,000 के पार हैं। वहीं देश में अभी तक कुल 1,17,45,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में दोनों टीमों ने एक मैच में शानदार प्रदर्शन किया है। सीरीज 1-1 से बराबरी पर आ चुकी है, तो सीरीज का तीसरा मैच कल यानी बुधवार को मोटेरा की पिच पर पिंक गेंद से खेला जाएगा। ये मैच डे नाइट है, दोपहर 2:30 बजे से मैच की शुरुआत होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।